बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और बच्चों मैं हूं अरविंद यादव। बच्चों 12th एग्रीकल्चर की क्लास है जिसमें हम आज लेकर आए मुर्गी पालन पशुपालन का। यह चैप्टर आपका 5 नंबर का पूछा जाएगा और 5 नंबर का एक प्रश्न इस चैप्टर से पूछा जाना है। तो बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यदि आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपके 5 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं। इससे पहले एक चैप्टर आपका संगणित दुग्ध उत्पाद जो है आपका नहीं हो पाया है, तो बच्चों उसको मैं आगे करा दूंगा, आप चिंता ना करें। वो चैप्टर भी 5 नंबर का है, तो 3 OT और 2 नंबर के प्रश्न एक पूछा जाएगा उसमें से, तो आप उसकी चिंता ना करें, मैं वो करा दूंगा। इससे पहले ये मुर्गी कारण वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है 5 नंबर का, इसको आप लोग अच्छी प्रकार से समझ लें, ठीक है ना। तो 5 नंबर के 2 प्रश्न आपको पूछे जा रहे हैं, मालूम है आपको। एक अथवा में पूछा जाएगा आपका और एक आपका जनरल क्वेश्चन रहेगा। तो बच्चों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, हमसे लास्ट तक जुड़े रहिएगा, हम आपका सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए बच्चों, कोविड का समय है, आप लोग अच्छी प्रकार से मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें हाथों को बार बार और सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर बनाए रखें। सभी छात्रों से निवेदन है कि काम पड़ने पर ही बाहर जाएं, नहीं आप लोग घर ही रहें, ये कोशिश होना चाहिए आपको। और यदि भीड़ भाड़ वाले स्थान पर जाते हैं तो आप लोग मास्क ज़रूर लगाइएगा, ठीक है ना। सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखें। हम आपसे बस इतना ही कहना चाहते हैं, बाकी घर बैठ के आप पढ़ाई कर सकते हैं क्योंकि हम पूरा सिलेबस आपको करा रहे हैं। अगर यदि आपको समस्या आ रही हो कहीं भी तो आप हमारे मोबाइल नंबर से आपको संपर्क भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। बच्चों लास्ट तक जुड़ा रहना ज़रूरी है, एग्ज़ाम आपके होंगे ये श्योर हो गया है, ठीक है। चलिए, तो ये सब बातें आपको याद रखनी है कोविड के समय, ठीक है। चलिए अब हम इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो बच्चों सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, मुर्गी पालन के सिद्धांत लिखिए। सब लोग जानते हैं कि मुर्गी पालन के क्या सिद्धांत होते हैं। नंबर 1 है हमेशा अच्छी हेचरी से मुर्गियां खरीदना चाहिए। जी हाँ, हेचरी कौन सी होती है, हेचरी किसे कहते हैं, सब लोग जानते हैं कि जहाँ पर आपके अंडों से चूजे निकलते हैं वो उसे हेचरी साला कहा जाता है। तो जो भी मुर्गियाँ खरीद रहे हैं ना, वो हेचरी से ही खरीदना चाहिए और अच्छी हेचरी होना चाहिए, वहाँ से मुर्गियाँ अपन को खरीदना चाहिए, अच्छी नस्ल की मुर्गियाँ खरीदना चाहिए। दूसरा है हमेशा टीका लगी मुर्गी खरीदना चाहिए। मतलब आपको पता है कि मुर्गियों में विभिन्न बीमारियाँ फैलती हैं, तो उनकी वैक्सीन लगती है, उनका टीका लगाया जाता है। तो जो मुर्गी अपन खरीद रहे हैं उनको टीका लगी मुर्गी ही या वैक्सीन लगी मुर्गी ही आपको खरीदना चाहिए, ठीक है। तीसरा है बच्चों मुर्गियों का बीमा कराना चाहिए। जी हाँ बच्चों, तीसरा आपका पॉइंट है कि मुर्गियों का क्या कराना चाहिए, बीमा। कई बार क्या होता है कि बीमारियां फैलने के कारण मुर्गियां मर जाती हैं और कई मुर्गियां मर जाती हैं, जिससे जो मुर्गी पालक होता है उसको आर्थिक हानि ज़्यादा होती है। तो आर्थिक हानि की पूर्ति करने के लिए उसको बीमा कराना चाहिए, क्योंकि यदि मुर्गियां मर भी गई तो उसको बीमा मिल जाता है, ये बात ध्यान रखना है। उसके बाद हम आगे बढ़े बच्चों, नेक्स्ट है आपका बीमार मुर्गियों को स्वस्थ मुर्गियों से अलग कर देना चाहिए। कई बार क्या होता है कि मुर्गियां हमको बीमार दिखाई दे रही हैं कुछ मुर्गियां, तो उनको स्वस्थ मुर्गियों से अलग कर देना चाहिए। इसके बाद है हमेशा एक ही वंश के मुर्गी एवं मुर्गे रखना चाहिए। जी हाँ, अलग अलग जाति या अलग अलग वंश के मुर्गे रखने से उनकी जो ब्रीड होती है वो ख़राब हो जाती है कई बार, तो एक ही वंश के मुर्गी एवं मुर्गे हमको रखना चाहिए। एक मुर्गे के साथ 8 से 10 मुर्गी रखना चाहिए। एक मुर्गे के साथ कितने मुर्गी रखना चाहिए, 8 से 10 हम मुर्गी रख सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये हैं आपके मुर्गी पालन के प्रमुख सिद्धांत। उम्मीद करता हूँ सभी छात्रों को बहुत सिंपल लैंग्वेज में, बहुत सिंपल भाषाओं समझ में आ गए होंगे, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मुर्गी के अंडे का औसत संगठन लिखिए। मतलब मुर्गी के अंडे में क्या कितने कितने % पाया जाता है, देख लीजिए। जल की मात्रा अंडे में 72% होती है, प्रोटीन की मात्रा 13% होती है, वसा 14% पाया जाता है, खनिज लवण 1% तथा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 0.5% पाई जाती है। कितनी, 0.5% पाई जाती है। तो आपने देखा कि मुर्गी का जो अंडा होता है उसमें क्या है, कितने कितने प्रोटीन वसा ये इंपॉर्टेंट होते हैं। 13% प्रोटीन रहता है और 14% वसा पाया जाता है। ये मुर्गी का अंडे का औसत संगठन है और मुर्गी का अंडा जनरली सब लोगों ने देखा भी होगा, ठीक है। ऊपर का आपने पता है कि ऊपर का जो मुर्गी का अंडा होता है ऊपर कवच रहता है, कवच कैल्शियम कार्बोनेट का बना रहता है। उसके अंदर जो आपका सफ़ेदी भाग रहता है इसको एल्बुमिन प्रोटीन रहता है। उसके अंदर भी जो पीला भाग होता है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं, फैट या वसा कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए यॉल्क बोलते हैं वैसे इसको, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे आगे।
नेक्स्ट है बच्चों आपका अंडे सेने की प्राकृतिक विधि के लाभ लिखिए। तो पहले तो हमको ये जानना जरूरी है कि अंडे सेना होता क्या है। देखो, अंडे सेने का मतलब होता है कि अंडे से चूजे निकलवाना, बस अंडे से चूजे निकलना ही अंडे सेना कहते हैं, ठीक है ना। तो अंडे सेने आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके लाभ निम्नलिखित होते हैं प्राकृतिक विधि से। देखो, दो तरीके से हम लोग अंडे मतलब बाहर निकाल सकते हैं। एक तो एक मुर्गी बैठेगी ऊपर, वो तो प्राकृतिक विधि है। दूसरा होता है एक मशीन आती है इनक्यूबेटर, इनक्यूबेटर में अंडे रखकर भी अंडों से चूजे निकलवाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों विधि होती है, एक प्राकृतिक कृत्रिम। तो हम प्राकृतिक की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि अंडे सेने की प्राकृतिक विधि के लाभ लिखिए। देखिए, यह विधि सरल है, प्राकृतिक विधि क्या है, सरल है, और अंडे सेने में खर्च कम आता है। सही बात है, मुर्गी ऊपर बैठेगी अंडों पर तो कोई खर्च नहीं आएगा उसमें, है ना। उसके बाद यह विधि छोटी मुर्गी पालकों के लिए बहुत अच्छी है। सही बात है, जिसके पास कम मुर्गियाँ हैं उसके लिए यह मेथड बहुत ही बेहतरीन है। इस विधि में मुर्गी अंडे सेने के साथ साथ चूजों का पालन भी करती है, पालती भी है। सही बात है कि मुर्गी अंडों पर बैठेगी, उनसे चूजे निकलेंगे और अंडे सेने के बाद उससे जो भी चूजे प्राप्त होंगे उन चूजों को पालने का काम भी कौन करती है, जो मुर्गी होती है वही अंडों पर बैठती है और भाई उनको पालने का काम भी करती है। बच्चों, इसमें अंडा सेने के लिए अलग से स्थान की आवश्यकता भी नहीं होती। सही बात है, अंडा सेने के लिए जहाँ पर मुर्गियों ने अंडा दिए हैं वहीं पर मुर्गी अंडों पर बैठ जाती है, उसके लिए अलग से कोई और स्थान की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बच्चों, इस विधि में अंडे सेने के लिए किसी भी उपकरण की आवश्यकता नहीं होती। कोई भी आपको उपकरण की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, बस मुर्गी उन अंडों पर बैठेगी। और आपको पता है कि मुर्गी के अंडा में से चूजा कितने दिन में निकल आता है, 21 दिन में। जी हाँ, याद रखें आप लोग, अंडे से चूजा कितने दिन में निकल आता है, 21 दिन में चूजा बाहर निकल आता है। तो अंडे सेने की प्राकृतिक विधि के जो लाभ हैं, उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ गए होंगे कि किस प्रकार से हमें प्राकृतिक विधि से लाभ होते हैं। अब किसी चीज़ से लाभ होते हैं तो उससे हानि भी होती है। अब आप लोग हानियाँ देखिए। अंडे सेने की प्राकृतिक विधि की हानि। तो अंडे सेने की प्राकृतिक विधि की हानि निम्नलिखित है। नंबर 1, बच्चों, यह विधि बड़े मुर्गी पालकों के लिए अच्छी नहीं है। सही बात है, कोई बड़ी मुर्गी पालक है, इसका फार्म है बड़ा, और वहाँ पर अगर हम लोग इस विधि से अंडे चूजने को तो ये बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि इतनी मुर्गियाँ अंडों पर बैठेंगी तो बड़ा एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो बड़े मुर्गी पालकों के लिए यह विधि अच्छी नहीं है, पहली बात। दूसरा है, चूजों में बीमारी फैलने की संभावना अधिक रहती है। मान के चलिए उस मुर्गी को कोई बीमारी है और वह अंडों पर बैठती है, तो उससे जो भी चूजे प्राप्त होते हैं तो उनमें बीमारी फैलने का डर रहता है। दूसरा ये भी होता है कि जब वो पालन भी करती है उन चूजों का, तो यदि मुर्गी में कोई बीमारी है तो उन चूजों को भी लग जाती है। तो ये दूसरी हानि आपको समझ में आई। तीसरी है, सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता। जी हाँ बच्चों, सफाई का ध्यान रखने का कोई मतलब नहीं होता यहाँ पे, क्योंकि जब मुर्गी के साथ ही चूजे रहते हैं तो सफाई का ध्यान रखने का बिल्कुल भी पता नहीं चला कब हमको ध्यान रखना है कि साफ़ सफाई इनकी रखी जाए, ठीक है ना। अंडों की भी साफ़ सफाई नहीं रखी जाती कई बार, क्योंकि मुर्गी अंडों पर बैठती है कई जगह घूमने के बाद, तो वहाँ पर भी साफ़ सफाई नहीं रखी जाती, ध्यान रखें। तो ये भी एक हानि है। चौथी है, कुड़क मुर्गी का पता लगाना कठिन होता है। तो पहले हमको ये जानना जरूरी होगा कि कुड़क मुर्गी होती क्या है। बच्चों, जो मुर्गी अंडों पर बैठती है ना, उसे कुड़क मुर्गी या कुड़क माँ बोला जाता है। अब आप कहोगे कि सर सभी मुर्गियाँ अंडों पर बैठती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मुर्गियाँ सभी बैठ सकती हैं, मैं ये नहीं कहता, बैठ सकती हैं। जो अंडे देती हैं वो मुर्गियाँ अंडों पर बैठेंगी, लेकिन कुड़क मुर्गी वही मुर्गी होती है जिसके पैरों में सेंक पाए जाते हैं। अब हमें सेंक क्या होते हैं, मुर्गी के पैरों में जो घुटने होते हैं वहाँ पर बाल पाए जाते हैं कुछ, जिससे मुर्गियों के अंडों में गर्मी पैदा होती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखें आप लोग, उसे ही हम लोग कुड़क मुर्गी या कुड़क माँ कहते हैं। और जो देसी मुर्गी होती है ना, देसी मुर्गी कुड़क मुर्गी के लिए या अंडों पर बैठने के लिए सबसे बेस्ट मुर्गी मानी जाती है, ठीक है ना। तो कुड़क मुर्गी का पता लगाना थोड़ा सा कठिन होता है कि ज़्यादा मुर्गियाँ तो वहाँ पर उनको देखना पड़ता है, ये एक समस्या है। यह विधि व्यावसायिक दृष्टि से ठीक नहीं है। अगर मान के चलो कोई बिजनेस कर रहे हो तो उसके लिए ये ठीक नहीं है ये विधि, क्योंकि इतनी कुड़क मुर्गी कहाँ से लाओगे आप लोग, कहाँ पर आपको। और एक बार में 10 से 12 अंडे से सकती है मुर्गी, ऐसा नहीं कि हज़ारों अंडे एक साथ से जा सकते हैं, नहीं, हज़ारों अंडों में से एक साथ चूजे नहीं निकलवाए जा सकते। उसको व्यावसायिक दृष्टि से, मतलब बिजनेस के रूप से, ये दृष्टि से ये विधि ठीक नहीं है। तो बच्चों, अंडे सेने की जो प्राकृतिक विधि की हानियाँ हैं, उम्मीद करता हूँ सभी छात्रों को अच्छी प्रकार से समझ में यहाँ पर आ गई होंगी, ठीक है। बढ़ेंगे हम लोग आगे। नेक्स्ट है, अंडज उत्पत्ति के लिए अंडों का चयन करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। अंडज उत्पत्ति के लिए अंडों का चयन करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहले क्वेश्चन समझना होगा आपको कि जो अंडे हम ले रहे हैं, जिनसे हमें क्या चाहिए, बच्चे चाहिए, मतलब चूजे चाहिए। तो उस समय हम लोग चूज करेंगे कौन कौन से अंडे से लेना है हमको चूजे, है ना। तो
उस समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है या कौन कौन सी सावधानी रखनी है उस क्वेश्चन को समझना होगा, ठीक है ना। यदि समझ में आ गया तो समझिए। सबसे पहले बात तो हमको ये पता होना चाहिए अंडों के निषेचन की जानकारी, कि जो अंडा हम ले रहे हैं जिससे हमको चूजा प्राप्त होना है, तो वो जो अंडा है वो फर्टिलाइज है कि नहीं है, क्योंकि निषेचित होना बहुत ज़रूरी है। निषेचित होगा तभी तो उसमें चूजा बनेगा, है ना। तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। लोग कहते हैं कि जो अंडा होता है वो मांसाहारी होता है, कुछ लोग बोलते हैं शाकाहारी होता है, कुछ लोग कुछ अपने हिसाब से बोलते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो अंडा होता है यदि उसमें चूजा है तो वो मांसाहारी है, समझ रहे हैं। चूजा उसमें है, जब चूजा ही नहीं है उसमें तो मांसाहारी नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि अनफर्टिलाइज जो अंडे होते हैं, जो फर्टिलाइज नहीं होते, अनिषेचित अंडे जो होते हैं ना, उनमें चूजा बनता ही नहीं है। जब उनमें चूजा नहीं बनता है तो वो उसमें तो मांस बनने का कोई मतलब निकलता ही नहीं। इसके बाद नेक्स्ट आपका दूसरा जो है, तो आपको समझ में आया जो अंडे के बारे में मैंने एक चीज़ बताई आपको, ठीक है ना। तो निषेचन की जानकारी होना चाहिए। अंडा एक सप्ताह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। जिस अंडे को अपन ले रहे हैं कि जिसमें चूजा प्राप्त हो हमें, तो वो एक सप्ताह से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अंडा गहरे भूरे रंग का होना चाहिए। देखो अंडे का जो कलर है ऊपर से कैसा होना चाहिए, गहरा भूरा कलर होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद अंडे का वजन, इससे हम लोग पता है अंडे का जो वजन होता है ना 55 से 57 ग्राम होना चाहिए। कितना होना चाहिए? लगभग 55 से 57 ग्राम उस अंडे का वजन होना चाहिए, ठीक है। पांचवा आपका प्रश्न है बच्चों, अंडा चमकदार होना चाहिए। जी हाँ बच्चों, अंडा कैसा होना चाहिए? चमकदार होना चाहिए। तो हमको इन बातों का ध्यान रखना है, तभी अंडा आपके लिए जो अंडज उत्पत्ति के लिए या चूजे प्राप्त करने के लिए उस अंडे का चुनाव करना है, ठीक है बच्चों। अच्छी प्रकार से सभी को समझ में आया। नेक्स्ट है आपका अंडज उत्पत्ति को प्रभावित करने वाले कारक। जी हाँ बच्चों, अंडों में से चूजे जो निकलते हैं तो उनकी जो उत्पत्ति होती है उसको कई कारक फैक्टर्स आपको अफेक्ट डालते हैं, उस पर कई कारक प्रभावित करते हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर उनको। सबसे पहले अंडों का आकार। मध्यम आकार के अंडों की अंडज उत्पत्ति अधिक होती है। देखो सबसे छोटे अंडे होंगे ना, छोटे अंडों में भी चूजे कम निकलते हैं, और ज़्यादा बड़ा अंडा है तो उसमें भी आपके चूजे कम प्राप्त होते हैं। लेकिन जो मीडियम अंडे होते हैं मध्यम आकार के, उन अंडों से चूजों की प्राप्ति अधिक होती है, ठीक है। दूसरा है मुर्गी की आयु। आयु मतलब जवान मुर्गियों से प्राप्त अंडों की अंडज उत्पत्ति अधिक होती है। देखो जो जवान मुर्गियां हैं ना, उनसे जो अंडे प्राप्त होंगे उनमें से चूजे ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त होते हैं। ज़्यादा पुरानी मुर्गियां हो जाती हैं तो उनके अंडे अनफर्टाइल अंडे होते हैं ज़्यादातर, उनके आपके अंडों से चूजे कम प्राप्त होते हैं, ठीक है। तीसरा है तापमान। तो बहुत अधिक या बहुत कम तापमान अंडज उत्पत्ति को प्रभावित करते हैं। अधिक टेम्परेचर होने पर भी कई बार क्या होते हैं, अंडों से चूजे नहीं प्राप्त होते हैं, और ज़्यादा कम टेम्परेचर होने पर भी मुर्गियों से जो अंडे हैं अंडों से चूजे नहीं प्राप्त होते हैं। ऋतु का प्रभाव भी पड़ता है बच्चों। गर्मियों की अपेक्षा सर्दियों में अंडों की अंडज उत्पत्ति अधिक होती है। ध्यान रखें, गर्मियों की अपेक्षा सर्दियों में अंडों की अंडज उत्पत्ति अधिक होती है। सर्दियों में अधिक अंडों से चूजे प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ये आपको अंडज उत्पत्ति को प्रभावित करने वाले कारक। इसके बाद बात करेंगे हम लोग इंक्यूबेटर का उपयोग करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। इंक्यूबेटर का उपयोग करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहले तो ये जानना जरूरी है कि इंक्यूबेटर होता क्या है। मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, अंडे सेना। देखो एक तो मैंने आपको बताया था कि प्राकृतिक रूप से अंडों से चूजे निकाले जा सकते हैं। मुर्गी अंडों पर बैठती हैं, दैनिक 21 दिन बाद अंडों से चूजा बाहर निकल आता है। लेकिन दूसरा जो मेथड है कृत्रिम मेथड, जिसको बोलते हैं हम लोग आर्टिफिशियल मेथड, इसमें क्या करते हैं कि एक मशीन आती है जिसका नाम देखो लिख रहा है इंक्यूबेटर। तो इंक्यूबेटर से ही हम अंडों से चूजे प्राप्त कर सकते हैं, और किस प्रकार से कर सकते हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए उपयोग करते समय कौन कौन से हमें बातों का ध्यान रखना है। अगर इंक्यूबेटर से हम लोग अंडे से रहे हैं, वहाँ से चूजे अंडों से प्राप्त कर रहे हैं, तो क्या सावधानी रखनी है। तो पहली सावधानी तो ये है कि इंक्यूबेटर का जो तापमान है वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए? इंक्यूबेटर का टेम्परेचर का हमको ध्यान रखना होगा, क्योंकि एक जो इंक्यूबेटर है ना, एक फ्रिजनुमा यंत्र है। जिस तरीके से फ्रिज होती है, अलमारी होती है ना, इस प्रकार का एक यंत्र रहता है जो कि लाइट से चलता है। मतलब एनर्जी इसको आवश्यकता पड़ती है। किसकी? इसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इंक्यूबेटर में आर्द्रता की मात्रा 60% होना चाहिए। मतलब आर्द्रता क्या होती है? नमी, मॉइस्चर। तो जो इंक्यूबेटर है उसमें नमी की मात्रा या मॉइस्चर या आर्द्रता कितने प्रतिशत होना चाहिए? 60% होना चाहिए। मतलब जो एक प्राकृतिक रूप से जो कंडीशंस मिलती हैं उन अंडों को, वही कंडीशंस हमको इंक्यूबेटर में उसको देना होता है। इंक्यूबेटर में उचित वायु संचार होना चाहिए। जी हाँ, वहाँ पर जो एयर का सर्कुलेशन है वो भी अच्छी प्रकार से होना चाहिए, क्योंकि वायु संचार अगर यदि नहीं होगा तो वहाँ पर जो है ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और कई बार क्या होता है कि अंडों से चूजे नहीं प्राप्त होते हैं। चौथी बात हमको याद रखनी है बच्चों के इंक्यूबेटर में
21% ऑक्सीजन होना चाहिए। आपको पता है कि वायुमंडल में भी 21% ऑक्सीजन पाई जाती है, तो वही कंडीशन हमको इंक्यूबेटर में रखना है कि उसमें 21% ऑक्सीजन, और पांचवा पॉइंट देख सकते हैं कि उसमें 0.3% से अधिक CO2 भी नहीं होना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि वायुमंडल में भी CO2 0.3% रहता है, तो इंक्यूबेटर में भी हमको कितना परसेंट, 0.3% से अधिक आपकी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नहीं होना चाहिए। ठीक है। छठवीं बात याद रखनी है कि इंक्यूबेटर में अंडों को 24 घंटे में 4 बार पलटना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात है कि अंडे जो है ना रखे जाते हैं जब उसमें, तो उनको पलटते रहना चाहिए, और दिन में 24 घंटे में कितनी बार, कम से कम 4 बार उनको पलटना चाहिए। ठीक है। तो इन बातों का हमको याद रखना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इंक्यूबेटर का उपयोग करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। क्लियर। चलिए बढ़ेंगे हम लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्गी पालन की प्रमुख संस्थाओं के नाम लिखिए। तो मुर्गी पालन की विभिन्न संस्थाएं, जैसे नंबर 1 है रीजनल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, ये याद करना पड़ेगा, इसमें कुछ समझने वाली बात है नहीं है। नेशनल कोऑपरेटिव फॉर एग, ऑल इंडिया पोल्ट्री फार्म एसोसिएशन, 2 बार लिखा हो गया, ध्यान रखें, ऑल इंडिया पोल्ट्री फार्म एसोसिएशन, ऑल इंडिया पोल्ट्री फार्म एसोसिएशन, और इसके बाद आपका स्टैंडिंग कमेटी ऑन पोल्ट्री डेवलपमेंट। तो जो भी आपकी संस्थाएं उनको थोड़ा सा याद रख लेना आप लोग, कई बार पूछी जा चुकी हैं इसलिए। इसके बाद और बात करेंगे हम लोग बच्चे, देख लिए मुर्गी पालन का महत्व या लाभ भी देख लीजिए कि मुर्गी पालन से क्या लाभ होता है, क्या महत्व होता है। सब लोग जानते हैं कि मुर्गियों से निम्न लाभ होता है हमें। मुर्गियों से सबसे पहले उत्तम कोटि का हमको मांस की प्राप्ति होती है, उत्तम कोटि का मांस प्राप्त होता है, सही बात है। मुर्गियों से खाद की प्राप्ति होती है, क्योंकि जो बीट होती है इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा बड़े अच्छी प्रकार से पाई जाती है, जो कि हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है। ठीक है ना। तो इनसे जो खाद की प्राप्ति होती है वो बहुत महत्वपूर्ण खाद होती है। मुर्गी पालन से परिवार के लोगों को रोजगार की प्राप्ति भी होती है, सही बात है। यदि आप कोई मुर्गी फार्म खोलते हो तो वहाँ पर जो भी आपके परिवार में लोग हैं उनको भी क्या प्राप्त हो जाएगी, आपकी रोजगार की प्राप्ति होगी, उनको भी काम मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका, मुर्गी पालन से किसान की आय एवं राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती है। जी हाँ बच्चों, किसान की आय भी बढ़ेगी और राष्ट्रीय आपकी जो नेशनल इनकम है उसमें भी क्या होगी, ग्रोथ होगी उसकी भी। मुर्गियों के मांस में खनिज लवण, विटामिन, वसा, प्रोटीन ये भी उचित मात्रा में पाए जाते हैं। तो बच्चों ये मुर्गी पालन से हमको क्या प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त होता है। बहुत सिंपल है, सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको सब जानते हैं, खाद है, मांस है, ये तो मिलना ही मिलना है उनसे। ठीक है। चलिए अंडे की भी प्राप्ति होती है भी कह सकते हैं। ठीक है। मुर्गी पालन का महत्व तो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट है, मुर्गी पालन में कौन कौन सी बाधाएं या समस्याएं आती हैं बच्चों। मुर्गी पालन में कौन कौन सी बाधा या समस्या आती हैं। तो मुर्गी पालन में निम्नलिखित बाधा या समस्या आती है। नंबर 1, भोजन की कमी। भारत में खाद्यान्न उत्पादन कम है तथा मुर्गियों को संतुलित भोजन नहीं मिल पाता, एक समस्या है भोजन की। दूसरा है परजीवियों की भी समस्या है कि मुर्गियों में जूं, किलनी, पिस्सू ये सब परजीवी होते हैं जो कि मुर्गियों को खून चूसते हैं और मुर्गियों को ये नुकसान पहुंचाते हैं। विभिन्न प्रकार की बीमारियां इनमें उत्पन्न हो जाती हैं। आपने देखा होगा कि बीमारियां भी एक मुर्गियों की समस्या है कि मुर्गियों में ज़्यादातर बीमारियां फैलती हैं और बीमारी के कारण कई बार बहुत सारी मुर्गियां मर जाती हैं। इससे किसान को बहुत ही आर्थिक हानि उठानी पड़ती है जो मुर्गी पालक होता है उसको। यातायात की भी एक समस्या है कि मुर्गियों को एक जगह से दूसरी जगह बेचने के लिए ले जाया जाता है, तो वहाँ पर उनको ले जाने के लिए भी साधन की आवश्यकता होती है। बाजार व्यवस्था की भी कमी है हमारे यहाँ। बाजार व्यवस्था की ये कमी है कि कोई स्पेशल मार्केट नहीं है कि यहाँ पर ही मुर्गियाँ ही बेचेगी, मुर्गियों का मांस बिकेगा, या अंडे का ही मार्केट है। इस प्रकार की बाजार की व्यवस्था छोटे लेवल पर थोड़ी सी कमी है। अंडे खाने के प्रति अंधविश्वास, ये भी एक समस्या है कि लोग अंडे खाने ये मानते हैं कि ये जो है मांसाहारी होता है, लोग खाना नहीं खाते हैं। मतलब खाने का मतलब ये है मुर्गी के जो अंडे होते हैं वो खाते नहीं हैं, उनका ये ऐसा मानना है कि अंडा मांसाहारी होता है, इसलिए। तो ये भी एक अंधविश्वास है, ये भी एक मुर्गी पालन की समस्या है। तो बच्चों मुर्गी पालन में कौन कौन सी बाधा आती है, मुर्गी पालन में आने वाली जो भी समस्या है मैंने आपको सभी क्लियर कर दी है। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा जल्दी से पढ़ाया है तो एक काम कर सकते हैं, वीडियो अगर कहीं भी कोई समस्या आती है तो उसको आप लोग जो है ऊपर से उसके जो स्पीड है उसको भी आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना। सेटिंग में जाकर उसकी जो स्पीड है वीडियो की वो आप थोड़ा सा कम करके वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, कहीं भी किसी को कोई समस्या नहीं आएगी। चलिए बच्चों, वीडियो कैसा लगा, वीडियो यदि अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलेगा। ठीक है बच्चों, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।